विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उपनयन पुस्तक के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड और उसमें पार्ट 7 को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, जिसमें हम आज बात करेंगे प्रश्न संख्या 151 से लेकर 175 प्रश्नों पर। पिछले 6 पार्ट के अंदर हम 150 प्रश्न तक पूरे कर चुके हैं। आगामी 25 प्रश्नों को शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। और प्रश्न संख्या 151 जो आपकी उपनयन पुस्तक के अंदर है, लोकसभा में किन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात कर रहा है प्रश्न संख्या 151। देखिए, रिजर्वेशन दो प्रकार का है। एक तो रिजर्वेशन जो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में है, यानी 15 में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण है और 16 के अंदर नौकरियों में आरक्षण है। लेकिन यहां पर बात कर रहा है कि लोकसभा में किन्हें आरक्षण प्रदान किया गया है, तो ये राजनीतिक आरक्षण की बात कर रहा है। जो राजनीतिक आरक्षण है, ये आरक्षण दिया गया है शेड्यूल कास्ट को और शेड्यूल ट्राइब को, इन दोनों को प्राप्त है। और ये दिया गया है 330 के अंदर। 330 में बात की गई है कि लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए राजनीतिक आरक्षण किया जाएगा, जो उनकी जनसंख्या के अनुसार होगा। अगर आप 332 देखें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, तो ये विधानसभा में बात कर रहा है। सेम ही है 332 के अंदर विधानसभाओं में, राज्य की विधानसभाओं में, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर आरक्षण की बात की गई है, सीटों को रिजर्वेशन की बात की गई है। किन की सीटों को? एससी और एसटी। तो संविधान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। वो शुरुआत में 10 वर्ष के लिए ये आरक्षण दिया गया था और बाद में इस आरक्षण को 10 वर्ष के पश्चात लगातार बढ़ाया गया है। जो अंतिम संविधान संशोधन किया था, 104वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से ये रिजर्वेशन जो है 10 और साल के लिए 2030 के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, जो 10 वर्ष के लिए रिजर्वेशन दिया गया था वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, जो 330 और 332 में लोकसभा में है और 332 में राज्य की विधानसभाओं में है। और केवल शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। अदर बैकवर्ड क्लास है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है, तो इनके लिए ये आरक्षण नहीं है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 152। राज्यसभा किस प्रकार का सदन है? वह इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो आपको पता है कि हमारे संसद जिनसे मिलकर बनती है, तो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट जो निम्न सदन होता है एक, उसको क्या बोलते हैं? लोकसभा। दूसरा है जो उच्च सदन है, उसके बोलते हैं राज्यसभा। और तीसरा संसद बनती है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से मिलकर। तो उच्च सदन जो है, राज्यसभा जो है, ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? किस प्रकार का? ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन है, इसका मतलब इसका विघटन नहीं होता। विघटन किसका होता है? विघटन होता है लोकसभा का। विघटन किसका होता है? विघटन लोकसभा का विघटन होता है, क्योंकि लोकसभा क्या है? स्थायी सदस्य नहीं है। ठीक है, तो इसका विघटन होगा। तो यही आपकी व्याख्या में लिखा गया है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है तथा इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना रहता है? कार्यकाल रहता है 6 वर्ष। 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, ये निरंतर चलने वाला सदन है। राज्यसभा पहली बार 1952 में स्थापित की गई थी। तो 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। 6 वर्ष कार्यकाल रहता है और राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये राज्यसभा के बारे में बेसिक जानकारी है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 153 आपके सामने है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? ये बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल की, यानी 352। हमने कल चर्चा की थी, हमारा जो 6ठी वीडियो है उसमें हमने नेशनल इमरजेंसी की बात की थी। संविधान का भाग 18 352 से 360 आपातकालीन प्रोविजन किए गए हैं और उनमें जो है 352 जो है नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। तो इस दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा आपातकाल के समाप्त होने पर यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। इमरजेंसी जब समाप्त होती है तो आपको 6 महीने के भीतर क्या करना होगा? चुनाव करवाने होंगे। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा जो थी 1971 से 1977 का कार्यकाल
2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 154 नंबर प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष निर्धारित की गई है और लोकसभा के लिए 25 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है, अगर आपको मेंबर ऑफ लोकसभा का मेंबर बनना है, एमपी बनना है, तो 25 वर्ष है, राज्यसभा के थ्रू आना है तो 30 वर्ष है। ये अर्हताएं अनुच्छेद 84 में वर्णित है। ये योग्यताएं कॉन्स्टिट्यूशन में 84 में है और स्पेसिफिक जाएं तो 84 ख में ये बात लिखी गई है, 84 ख में वर्णित है। साथ ही यह भी कि वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, 84 में ये भी लिखा है भारत का नागरिक होना चाहिए। 84 ख में लिखा है कि उसकी आयु के बारे में बात की गई है, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 155 आपके सामने है कि संसद सदस्य की योग्यता संबंधित विवाद का अंतिम विनिश्चय कौन व किसके परामर्श से करता है? संसद सदस्य की क्वालिफिकेशन की बात की गई है, योग्यता संबंधी विवाद है, उसका अंतिम विनिश्चय कौन व किसके परामर्श से करता है? तो ये करता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति करता है और चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। ठीक है, और ये बात की गई है 103 के अंदर। 103 के अंदर के अनुसार राष्ट्रपति का ये विनिश्चय क्या होता है? अंतिम होता है। अब देखिए, मैं थोड़ी सी बात करूंगा 103 आर्टिकल को लेकर भी बात करूंगा और मैं दूसरी बात करूंगा जो संसद सदस्य हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, अयोग्यता को लेकर। संसद सदस्य की डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता 2 तरीके से होती है। एक तरीका है जिसमें राष्ट्रपति उनको अयोग्य ठहराता है, राष्ट्रपति अंतिम डिसीजन लेता है और राष्ट्रपति ये काम चुनाव आयोग की सलाह पर करता है और ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 103 के अंदर। दूसरी अयोग्यता जो है संसद सदस्यों की होती है वो दल बदल के आधार पर होती है। ठीक है, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है और दल बदल के आधार पर अगर किसी सांसद को अयोग्य ठहराया जाता है तो ये निर्णय करता है स्पीकर। ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन 2 प्रकार से है। 103 के माध्यम से कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है और एक करता है एंटी डिफेक्शन, यानी दल बदल के आधार पर ये कौन करता है? स्पीकर करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट ये इलेक्शन कमीशन की सलाह पर करेगा। ठीक है, निर्णय कौन? प्रेसिडेंट करेगा, इलेक्शन कमीशन की सलाह पर करेगा। और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है जो 103 के आधार पर प्रेसिडेंट करता है वो होता है कि अगर वो कोई लाभ के पद पर हो, ठीक है, पदावधि के दौरान, या वो दिवालिया हो गया हो, या वो मानसिक रूप से विकृत हो, या कोई संसद की विधि द्वारा किसी कानून द्वारा उसको अयोग्य ठहरा दिया गया हो, या जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, आरपीए एक्ट 1951 है, यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उस 1951 के तहत संसद ने जो कानून बनाए हैं उनमें जो बातें लिखी हैं उसके तहत अयोग्य हो गया हो, जैसे भ्रष्ट आचरण में पाया गया हो, किसी सामाजिक कुरीति में लिप्त पाया गया हो, 2 वर्ष से ज्यादा की उसको सजा हो गई हो, तो आरपीए एक्ट जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत, या अन्य जो ये मैंने बात की है लाभ का पद, दिवालिया, विकृत चित्त या संसद की किसी विधि के तहत अयोग्य हो, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो 103 के माध्यम से प्रेसिडेंट अंतिम निर्णय लेता है चुनाव आयोग की सलाह पर। और बाकी एक और डिस्क्वालिफिकेशन है वो है एंटी डिफेक्शन, यानी दल बदल के आधार पर। ठीक है, तो ये निर्णय कौन लेता है? ये स्पीकर लेता है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 156 आपके सामने है। नव निर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रोटेम स्पीकर करते हैं। प्रोटेम स्पीकर है, इसको सामयिक अध्यक्ष बोलते हैं। अब आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इस हेतु चुना जाता है, राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाते हैं। उसका मुख्य कार्य नए सदस्यों को शपथ दिलाना होता है। अब आपके जहन में एक प्रश्न आएगा कि आप की स्पीकर तो सुना है जिसे लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं, तो ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? देखिए, जब नई लोकसभा आती है, नई लोकसभा चुनाव हुए, नई लोकसभा या नई विधानसभा आती है,
तब क्या होता है कि स्पीकर का चयन तो करने से पहले की जो अवस्था है, तो उस वक्त लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो अध्यक्षता करवाने के लिए यानी बैठक का संचालन करना और संचालन करके स्पीकर का चयन करना, ये कार्य किया जाता है प्रोटेम स्पीकर द्वारा। प्रोटेम स्पीकर जिसको सामयिक अध्यक्ष बोलते हैं, ये एक अल्पकालिक पद है। ठीक है, ये एक अल्पकालिक पद है, कुछ समय के लिए होता है, अल्पकालिक पद है। कॉन्स्टिट्यूशन में बात करो तो 95(1) आर्टिकल 95(1) के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। उल्लेख डायरेक्ट नहीं किया गया, इनडायरेक्टली लिखा गया है कि अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है, उपाध्यक्ष नहीं है, या तो उस स्थिति के अंदर कौन लोकसभा का अध्यक्षता संभालेगा, तो उसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट तय करते हैं। तो इसलिए क्या है कि प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति इन्हें क्या दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को इस हेतु चुना जाता है। ये परंपरा है कि जो सभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं उसी क्या है प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। जैसे हमने बात की थी संविधान सभा की प्रथम बैठक की जो है अध्यक्षता किसने की थी, तो हमने ये पढ़ा कि प्रथम बैठक के लिए उन्होंने सभापति का चयन किया, चेयरमैन का चयन किया, और वो थे सच्चिदानंद सिन्हा साहब, क्योंकि वो सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। और सच्चिदानंद सिन्हा साहब ने फिर आगे चल के 2 दिन बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। तो उसी तरह प्रोटेम स्पीकर एक या सामयिक अध्यक्ष एक वो पद है जिसका उद्देश्य क्या होता है, नई लोकसभा गठित होने के बाद वो स्पीकर का चयन करवाता है, उसके बाद वो सीट से हट जाता है। अमूमन क्या होता है, सबसे वरिष्ठ सदस्य या जो विपक्ष का होता है उसको एक बार के लिए बिठाते हैं। ठीक है, ये है प्रोटेम स्पीकर की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 157, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को किस प्रकार हटाया जा सकता है, उसको हटाने के बारे में पूछा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष उनको किस प्रकार क्या है हटाया जाता है। तो 14 दिन पूर्व सूचना देकर लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। तो कैसे हटाते हैं, तो 14 दिन का उनको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी, और लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत, यानी इसको क्या बोलते हैं, प्रभावी बहुमत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रभावी बहुमत। ठीक है, अंग्रेजी बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। ठीक है, अब ये इफेक्टिव मेजोरिटी क्या बना होती है, क्या चीज होती है, देखिए इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है और तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत। देखिए मान लो कि 543 सदस्यों की लोकसभा है, चुनकर आई। अब 543 लोकसभा चुन के आई, उसमें से क्या हुआ कि साल 1.5 साल के अंदर मान लो कि 10 सदस्य हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो 533 रह गए। और मान लो कि 3 सदस्य हैं, दुर्भाग्यवश उन्होंने त्याग पत्र दे दिया या कोई मृत्यु हुई, ऐसी कोई स्थिति हुई, तो मान लो कि 530 रह गए। तो ये है तत्कालीन सदस्य। 543 की लोकसभा थी, लेकिन अभी कितने सदस्य तत्कालीन सदस्य रह गए, 530। तो ये बोल रहा है तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, यानी 530 का बहुमत आएगा, 50% प्लस 1। तो उस आधार पर हम इसको हटा सकते हैं। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, प्रभावी बहुमत। इसके माध्यम से उपराष्ट्रपति को भी हटाया जाता है और स्पीकर को भी हटाया जाता है। ठीक है, बात करते तो व्याख्या में पढ़ लेते हैं। 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट व सच्चिदानंद सिन्हा को क्रमशः पहला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1925 में विठल भाई पटेल पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष हुए थे। हालांकि जो पहली लोकसभा है देश की, जो संविधान निर्माण के दौरान जो पहली लोकसभा थी, या तो पहले स्पीकर कौन थे, जीवी मावलंकर साहब, गणेश वासुदेव मावलंकर साहब जो है पहले स्पीकर रहे थे। ठीक है, और पहले अगर मैं ये बात करूं, पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो जीवी मावलंकर साहब पहले प्रोटेम स्पीकर भी थे, और बाद में उन्हें क्या है लोकसभा ने स्पीकर चुन लिया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 158, कोई विधेयक धन विधेयक मनी बिल है अथवा नहीं, इसका निश्चय कौन करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निश्चय कौन करता है, तो स्पीकर ये निश्चय करता है, लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करेगा। अनुच्छेद 110(3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष यह निश्चय अंतिम होता है। देखिए मनी बिल की बात की गई है,
कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 109 और 110, ये दोनों आर्टिकल किसकी बात करते हैं? मनी बिल की, धन विधेयक की बात करते हैं। 109 बात करता है धन विधेयक की प्रक्रिया क्या रहेगी, और 110 बात करता है धन विधेयक की विषय वस्तु क्या रहेगी। विषय वस्तु मतलब धन विधेयक में किसको धन विधेयक के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो प्रक्रिया धन विधेयक के संदर्भ में यह बात की गई है कि धन विधेयक जो है ये एक सरकारी विधेयक होता है। पहली बात तो ये, अब कोई चीज सरकारी विधेयक है, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका यह अर्थ हो गया इसे सरकार ही पेश करती है, यानी सरकार के मंत्री ही पेश करेंगे, कोई निजी सदस्य प्राइवेट मेंबर इसको पेश नहीं कर सकता। दूसरा कि राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी होती है, पूर्व मंजूरी लेनी होती है। एक बात ये है, राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होगी, सरकारी विधेयक है मंत्री ही पेश करेंगे, केवल लोकसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा में पेश नहीं होता है, क्योंकि सरकार पेश करती है, लोकसभा में पेश होता है। राज्यसभा की सीमित शक्तियां होती हैं, सीमित होती हैं, प्रतिबंधित शक्तियां होती कि वो 14 दिन तक अपने पास रोक कर रख सकती है। 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। अगर उन्होंने मंजूरी दी है नहीं दी है कोई फर्क नहीं पड़ता। रिकमेंडेशन कर सकती है संशोधन के लिए, लेकिन वो संशोधन माने या ना माने उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन 14 दिन से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकते। राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? उस पर सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही क्या होता है? पेश होता है, तो इस पर हस्ताक्षर करते हैं। संयुक्त बैठक का इसमें कोई प्रावधान नहीं होता है, क्योंकि गतिरोध की कोई स्थिति, डेडलॉक की कोई स्थिति बनती नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां रहती हैं। किस चीज को इसमें शामिल किया जाता है, विषय वस्तु क्या रहेगी, तो ये बात की गई है, स्पीकर ये डिसाइड करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। प्रश्न संख्या 159, संसद में निर्णायक मत कास्टिंग वोट देने का अधिकार किसको है? तो ये स्पीकर को है, अर्थात वह सामान्य स्थिति में मत नहीं देता है, परंतु बराबरी की स्थिति में वह मत दे सकता है, यही निर्णायक मत है। निर्णायक मतलब यानी कोई बराबरी स्थिति यानी टाई की स्थिति होगी। सामान्यतः क्या होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो वोट कास्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति हो गई कि टाई हो गया, बराबरी हो गई, तब उसको यह अधिकार है निर्णायक मत देने का, ठीक है, वो तो निर्णायक मत देता है। ये लोकसभा अध्यक्ष को ही है, राज्यसभा के चेयरमैन को यह अधिकार नहीं है। कारण क्या होता है, राज्यसभा का चेयरमैन उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति न लोकसभा का है न राज्यसभा का है, तो उसका सदस्य नहीं होता है, तो वो वोट कास्ट नहीं कर सकता है, लेकिन स्पीकर को यह अधिकार है कि वो निर्णायक वोट दे सकता है, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 160, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो ज्वाइंट मीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त बैठक की बात की गई है, ज्वाइंट मीटिंग की बात की गई है। संयुक्त बैठक है आर्टिकल 108 जो बात करता है संयुक्त बैठक की। संयुक्त बैठक यानी लोकसभा प्लस राज्यसभा 7 बैठक करेगी, तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर करेगा, ठीक है। अगर स्पीकर नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। अब आप कहेंगे उपसभापति क्यों? क्योंकि अभी मैंने बात की कि सभापति उसका सदस्य नहीं होता है। 108 में ये बात की गई है संयुक्त बैठक की, और संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से ये प्रावधान लिया गया है। सदनों के बीच विधेयक पर उत्पन्न गतिरोध, जो डेडलॉक की स्थिति होती है, गतिरोध को समाप्त करने हेतु संयुक्त बैठक बुलाते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। ये हमने बात की। बात करते हैं प्रश्न संख्या 161, साधारण विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं? तो साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक किस सदन में प्रारंभ होते हैं? तो किसी भी सदन में हो सकते हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर जो आर्टिकल 368 पर हमने चर्चा की थी, तो संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में ला सकते हैं, किसी भी सदस्य द्वारा, चाहे वो मंत्री है यानी सरकारी सदस्य है या गैर सरकारी सदस्य है, मंत्री नहीं है, दोनों में से कोई भी पेश कर सकता है। तो किसी भी सदन में साधारण विधेयक वित्तीय विषयों के अलावा अन्य सभी विषयों के संबंध में, संविधान संशोधन विधेयक जो संविधान के उपबंधों में संशोधन से संबंधित है।
बात करते हैं प्रश्न संख्या 162। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अभी हमने बात की, जो विषय वस्तु किस पे है? 110 में। धन विधेयक या मनी बिल किसी कर के अधिरोपण यानी कर को लगाना, इंपोज करना, उत्साधन, संचित निधि से धन का विनियोग, एप्रोप्रिएशन, केंद्र सरकार द्वारा उधार का विनियोजन आदि से संबंधित होते हैं, ठीक है, उनको मनी बिल बोलते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 163। धन विधेयक किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? ये हम 109 आर्टिकल क्या बोलता है उसकी प्रोसेस के बारे में। तो प्रोसेस को मैं डिटेल बात अभी कर चुका हूं आपसे कि ये केवल लोकसभा में आता है। धन विधेयक में राज्यसभा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है, 14 दिन अपने पास रख सकती है। उनकी शक्तियां क्या है? प्रतिबंधित या सीमित शक्तियां इनकी रहती है। ये विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर व केवल मंत्रियों द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मैंने बोला ये सरकारी विधेयक है, ठीक है, तो राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर और केवल मंत्री ही इसको पेश करते हैं। अतः धन विधेयक सरकारी विधेयक की श्रेणी में आते हैं। और धन विधेयक अगर पास नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है, सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है अगर धन विधेयक पास नहीं होता है। प्रश्न संख्या 164। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? तो 14 दिनों तक रख सकती है। 14 दिन की अवधि पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है, जबकि ब्रिटेन में उच्च सदन 30 दिनों तक उसे रोक सकता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 165। साधारण विधेयक को दूसरा सदन कितने समय तक रोक सकता है? 6 माह तक। 6 माह तक रोक सकता है। यानी लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा मैक्सिमम कितने? 6 माह तक। अच्छा, 6 माह के बाद क्या होगा? 6 माह में भी दोनों सदनों में सहमति नहीं बन पाती है तो 108 आर्टिकल है, कहता है संयुक्त बैठक का आयोजन करवा सकते हैं। अब थोड़ा सा चर्चा में संयुक्त बैठक के बारे में कर लेता हूं। देखिए आर्टिकल 108 संविधान का, ठीक है, 108 बात करता है संयुक्त बैठक की। प्रावधान कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कोई विधेयक लोकसभा से पारित हो गया, चूंकि होना ही है क्योंकि लोकसभा में सरकार का बहुमत होता है, तो लोकसभा से में कोई विधेयक सरकार लेके आती तो स्वाभाविक है वो पारित हो गए। लोकसभा से पारित हो गया और राज्यसभा में गया और राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, तो राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा उसको या तो पारित कर देगी या उसको क्या है कि पुनर्विचार के लिए लौटा सकती है, या क्या है कि उस पर कोई निर्णय नहीं ले, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। अगर कोई विधेयक जब राज्यसभा में जाता है और मान लो कि राज्यसभा ने पुनर्विचार के लिए भेजा और लोकसभा में ने पुनर्विचार करके दोबारा उसको लौटाया और राज्यसभा उस पर विचार नहीं करती है, तो मैक्सिमम 6 महीने तक वो उस पर कोई निर्णय नहीं लेती है, तो सरकार के पास ये शक्ति है, ये प्रावधान किया गया है 108 के माध्यम से राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आयोजित कर सकता है। क्यों कर सकता है? ये गतिरोध की स्थिति है, यानी गतिरोध डेडलॉक की स्थिति है कि एक सदन उसको विधेयक को आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो डेडलॉक की स्थिति है, तो क्या करेगा वो? राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो संयुक्त बैठक बुलाए। जब संयुक्त बैठक बैठती है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठते हैं। उसके नियम जो है संयुक्त बैठक के वो राष्ट्रपति तय करते हैं, और जैसे कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ये सभी नियम जो है ये राष्ट्रपति तय करेगा। अब चूंकि क्या है कि लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा होती है, तो स्वाभाविक है कि वो विधेयक सामान्यतः सरकार के फेवर में रहता है। अभी तक 3 विधेयकों के संदर्भ में संयुक्त बैठक बुलाई गई है। उनमें 1960 का दहेज प्रतिशत अधिनियम था, एक 1977 का बैंक सर्विस एक्ट था, 1977 में बैंकिंग सेवा नियम था, एक 2002 के आसपास जो है पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवादी निरोधक अधिनियम 2002 का था। इन 3 विधेयकों के संदर्भ में क्या है अभी संयुक्त बैठक का लेके आए थे। अभी तक 3 बारी ऐसा हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 का प्रयोग 3 बार हुआ है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 166। किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो जाने पर उनकी संयुक्त बैठक कौन आयोजित करता है? अभी मैंने बात की, प्रेसिडेंट ऐसा करता है। 1950 के पश्चात ऐसी 3 बैठकें निम्न विधेयकों पर बुलवाई गई। एक तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1960, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002।
प्रश्न संख्या 167, लोकसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति होने पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष करता है, और अगर वह भी अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए वरिष्ठ सदस्यों के पैनल में से कोई भी पीठासीन हो सकता है। तो एक लिस्ट राष्ट्रपति बना के रखता है, तो अगर वो नहीं है तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा नहीं है तो तीसरा आ जाएगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 95 में है, 95 में किया गया। ठीक है, 168 नंबर प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उनकी अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? तो उपसभापति कार्य करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, और राज्यसभा के सभापति को तब ही पद से हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाए। तो वही रीति, वही प्रक्रिया रहेगी। जिस तरह उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है उसी हिसाब से राज्यसभा के सभापति हटते हैं। कैसे हटते हैं? राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए और लोकसभा में साधारण बहुमत से इसको पास करवा सकते हैं। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है अभी हमने पढ़ा, और साधारण बहुमत क्या है 50% + 1 उपस्थित और मतदान देने वालों का। बात करते हैं प्रश्न संख्या 169, उस विधेयक का नाम लिखिए जिसे पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। तो दो ऐसे बिल हैं। कौन कौन से दो ऐसे बिल हैं? एक तो मनी बिल है, अभी हमने बात की, मनी बिल में नहीं बुला सकते, ठीक है। दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों में नहीं बुला सकते। बात करते हैं 170, साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में पृथक रूप से कुल कितने वाचन यानी रीडिंग होती है? 3 रीडिंग होती है दोनों सदनों में, 3 रीडिंग का प्रावधान किया है। अब ये रीडिंग क्या होती है? ठीक है, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। रीडिंग यानी साधारण विधेयक जब पेश किया जाता है तो उसकी प्रक्रिया के संदर्भ में 3 रीडिंग्स होती है, 3 वाचन होते हैं। पहली रीडिंग होती है बिल का प्रस्तुतिकरण करना, उसको पेश करना। अगर बिल राज्यसभा में पेश हो रहा है तो राज्यसभा के सभापति, लोकसभा में पेश हो रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष, उनकी अनुमति से बिल का प्रस्तुतिकरण होता है और बिल को गजट में, राजपत्र होता है, गजट होता है, उसमें प्रकाशित किया जाता है। जब गजट में प्रकाशित होता है तो आम जन भी उसको, मीडिया है, जो हितधारक है, उसको देख सकते हैं। पहला स्टेप। दूसरी रीडिंग होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें बिल को अंतिम रूप दिया जाता है। तो उस रीडिंग या दूसरी रीडिंग में उसको फाइनलाइज किया जाता है। इसमें क्या होता है, बिल की एक कॉपी सबको बांट दी जाती है। अब उसको क्लोज बाय क्लोज उस पर डिस्कशन होता है। अगर ये लगता है कि बिल पर किसी समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए, यानी कोई स्टैंडिंग कमेटी गठित की जानी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी एक अस्थायी कमेटी होती है जिसका उद्देश्य उस बिल पर चर्चा करना होता है, तो एक स्टैंडिंग कमेटी उस पर गठित कर सकते हैं। अगर स्टैंडिंग कमेटी पर्टिकुलर एक सदन की भी हो सकती है या जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी भी हो सकती है, जिसमें दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। यानी लोकसभा से तो 30 हो जाएंगे, 15 राज्यसभा से हो जाएंगे, और टोटल 45 मेंबर्स की जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी भी हो सकती है। वो जॉइंट स्टैंडिंग कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी, जिसे प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति हिंदी में बोलते हैं, तो वो उस पर क्या है कि क्लोज बाय क्लोज उस पर विचार विमर्श करेगी। उसके बाद आती है तीसरी स्टेज। तीसरे स्टेज कुछ नहीं है, उसमें बिल को क्या किया जाता है, बिल को वोटिंग के लिए रखवाया जाता है। उसमें वोटिंग के लिए रखवाएंगे और उस पर सामान्य कुछ नहीं होता, बिल को या तो पारित किया जाता है या आगे बढ़ाया जाता है। तो वोटिंग के लिए रखवाने को बोलते हैं तीसरी स्टेज। तो ये 3 वाचन क्या है कि सदन में होते हैं। ये सेम प्रोसेस लोकसभा में भी होगी, सेम राज्यसभा में भी होगी, दोनों सदनों में समान रहती है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 171, भारत की संचित निधि पर किन किन के वेतन और पेंशन भारित है? संचित निधि 266 आर्टिकल बात कर रहे हैं, तो इसमें भारित व्यय की बात कर रहे हैं, जिसको चार्ज एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन आते हैं संचित निधि पर भारित व्यय? प्रेसिडेंट आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आते हैं, कैग आते हैं, लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर आते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन आते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन आती है। ये प्रावधान संविधान की दूसरी अनुसूची में वर्णित है और संचित निधि के प्रावधान संविधान का अनुच्छेद है 266 में वर्णित है। प्रश्न संख्या 172, संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी की पैक की बात कर रहा है, में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। 22 यानी 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से ये सदस्य होंगे। पैक जो है, पैक बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। आपको पता है जब सीएजी जो है, कैग जो अपनी रिपोर्ट सौंपती है किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसको संसद में रखवाता है,
ठीक है, प्रेसिडेंट को सौंपती है, प्रेसिडेंट इसको संसद में रखवाता है। तो इस संसद में जो रखी गई रिपोर्ट है उसकी जांच कौन करते हैं? उसकी जांच करती है पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कैट का गाइड मित्र फिलोसोफर भी किया है, इसको बोलते हैं पैक को। और पैक की खास बात बताऊं, पैक का जो अध्यक्ष होता है ना वो विपक्ष से होता है। ठीक है, जैसे वर्तमान में जो लोक लेखा समिति है उसके अध्यक्ष है अधीर रंजन चौधरी, जो बंगाल से सांसद हैं और कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो 1967 से ये परंपरा रही है, पैक का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष से रहता है। ठीक है, 15+7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से इसमें मेंबर रहते हैं। पैक का पहली बार कब गठन हुआ था? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर इसकी बात की गई थी, तहत 1921 में इसका गठन किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल से चुना जाता है। 1967 से ये चलता है। बाकी कैट की रिपोर्ट की जांच करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। 173 संसद राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून कब बना सकती है? राज्य सूची जो है ये राज्यों को सौंपी गई है। अगर 7वां शेड्यूल देखें, आप 7वां शेड्यूल देखोगे तो उसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो उसमें जो स्टेट लिस्ट है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट को ही है। लेकिन ऐसी स्थिति कब बनती है जब स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट कानून बनाए? तो जब राज्यसभा में उपस्थित और मतदान देने वाले कम से कम 2/3 सदस्य उस विषय को राष्ट्र महत्व का घोषित करे, तो उस विषय, अगर किसी स्टेट के सब्जेक्ट को राष्ट्र महत्व का घोषित करे तब ये स्टेट को, पार्लियामेंट को अधिकार है कि वो स्टेट लिस्ट के विषय पर भी कानून बना सके। यह राज्यसभा की विशिष्ट शक्ति है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 249 में किया गया है। ठीक है, 249 में ऐसा प्रावधान किया गया है। हालांकि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, कोई प्रेसिडेंट रूल लगा हो, यानी 352 356 की स्थिति है, उस समय भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, जब राज्य सूची के विषयों का उपयोग किया जा सकता है, या कोई इंटरनेशनल महत्व का मामला हो वो है ना, तो तब भी ऐसा किया जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 174, सेकंड लास्ट, नई अखिल भारतीय सेवा, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन कैसे किया जा सकता है? देखो, ये काम करता है राज्यसभा। वर्तमान में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। कौन कौन सी? एक तो आईएएस है, एक आईपीएस है, एक आईएफएस यानी फॉरेस्ट सर्विस है। ठीक है, उसका नई गठित करना है तो राज्यसभा गठित करेगी। कैसे करेगी? उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से ये मोशन संकल्प पारित किया जाएगा, करें कि संघ और राज्य के हित के लिए नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन की आवश्यकता है। तो ये स्पेशल मेजोरिटी से पास करके राज्यसभा ऐसा कर सकती है। आर्टिकल 312 के अंदर ऑल इंडिया सर्विस के बारे में बात की गई है। प्रश्न संख्या बात करें हम 175, तो 175 प्रश्नों से शुरू हो रहा है राज्यों की कार्यपालिका। अब भाग शुरू कौन सा हो गया है? भाग शुरू हो गया 6, 5 हो गया पूरा। 6 में बात की गई है राज्यों की कार्यपालिका। ठीक है, राज्यों की कार्यपालिका के अंदर क्या शामिल हो जाएगा? जैसे वहां राष्ट्रपति होता है तो राज्यों की कार्यपालिका में गवर्नर है, वहां पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यहाँ सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है, वहां उपराष्ट्रपति है तो ऐसा कोई प्रावधान उपराष्ट्रपति का हमारे यहाँ तो है नहीं। ठीक है, तो हमारे यहाँ एक जो एडवोकेट जनरल है, एडवोकेट जनरल है, राज्यों के एजी है, वो इसमें शामिल हो जाते हैं। तो प्रश्न संख्या बात करते हैं 175, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल ऐसा होता है। प्रत्येक राज्य में एक ही राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी क्या हो सकता है। संविधान का 6वां भाग अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल शामिल होते हैं। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। जिस तरह आर्टिकल 53 क्या बोलता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? शक्ति का प्रधान प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। उसी प्रकार आर्टिकल 154 क्या बोलता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो 175 प्रश्नों को हमने पूरा कर लिया है।
आगे की जो कक्षा होगी हमारी 8वीं कक्षा, उसके अंदर हम 200 प्रश्नों तक पूरा करेंगे। कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।